नमस्कार। आजादी की कहानियों के इस छठे एपिसोड में मैं धनश्री पत्तेवार आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। इस बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूँ जिनसे आप अवश्य ही परिचित होंगे, बल्कि इन्हें तो भारत का हर बच्चा जानता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में इन्हें एक आदर्श की भावना से देखा जाता है। लाखों लोग इनकी विचारधारा का अनुसरण करके जीने की कोशिश करते हैं। सुरेश द्वादशीवार द्वारा लिखी गई एक मराठी किताब में उन्होंने लिखा है कि इन पर 1 लाख से भी ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो है हमारे बापूजी, हमारे गांधी जी, जिनके 3 बंदर आज भी बुरा ना बोलने, सुनने और देखने की अमूल्य शिक्षा बड़ी ही सरलता से दे जाते हैं। तो चलिए इनकी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और ये जानते हैं कि देश की स्वातंत्र्य की नींव रखने में इनका योगदान इतना महत्वपूर्ण और अमूल्य क्यों रहा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उस समय उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माताजी एक धार्मिक गृहिणी थी, जिन्होंने गांधी जी को आत्म अनुशासन और अहिंसा की शिक्षा दी। 19 साल की उम्र में गांधी जी ने लंदन की यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने का निर्णय लिया और उसके लिए वहां गए। सन 1891 में उन्होंने भारत में लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां इससे असंतुष्ट थे। जल्द ही उन्होंने एक भारतीय संस्था के करार को स्वीकार किया और उसी के द्वारा वो साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस करने चले गए। वहाँ उन्हें रेसिज्म यानी नस्लवाद का सामना करना पड़ा, जो उन्हें अमान्य था। उन्होंने वहाँ रह रहे भारतीयों को एकत्रित किया और मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। यह आंदोलन 7 साल चला और सफल रहा। इस हादसे के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। वो अब सिर्फ एक मामूली वकील नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक बन चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलाने के बाद सन 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे और भारत में उनका कार्य अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करने से शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह ऐसे 2 आंदोलन थे जो भारत में गांधी जी के स्वतंत्रता सेनानी बनने के सफर में बेहद अमूल्य रहे। अब हम इन दोनों आंदोलनों का आवेशन करते हैं। ब्रिटेन में नील यानी इंडिगो का प्रयोग कपड़ों को डाई करने के लिए होता था। उसी इंडिगो की कमी पूरी करने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ साथ भारत में भी ब्रिटिशर्स ने इसकी खेती कराना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक सब ठीक था, मगर ब्रिटेन में यही रंग जब टेक्निकल तरकीब से बनाया जा रहा था, तब इंडिगो की डिमांड कम हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने भी किसानों को इंडिगो के अलावा अन्य फसल लेने की अनुमति दी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसानों को तो यही चाहिए था, फिर भला उन्हें इससे क्यों और क्या तकलीफ थी। दरअसल हुआ यूं कि अनुमति के बदले ब्रिटिशर्स ने अन्य अवैध राशि और किराए में बार बार वृद्धि की, जिसकी भरपाई किसानों को देनी पड़ रही थी। यह जानकर सन 1917 में राजकुमार शुक्ला की सलाह पर गांधी जी ने वहां सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया। इस आंदोलन से किसानों को थोड़ी राहत मिली और उनके लॉस का कंपेंसेशन यानी नुकसान भरपाई भी मिली। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी गुजरात के खेड़ा नामक जिले के उन किसानों के लिए लड़े जो उनकी फसल बर्बाद होने से संकट में पड़ गए थे और भू राजस्व से छूट देने की उनकी अपील को ब्रिटिश गवर्नमेंट अनदेखा कर रही थी। वहाँ गांधी जी इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स के साथ पूरे जिले में घूमकर हर किसान को राजस्व का भुगतान रोके रखने को कहा। कठिन परिश्रमों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हुई कि सिर्फ उन्हीं लोगों से राजस्व की मांग की जाएगी जिनमें देने की क्षमता हो। फिर गांधी जी ने सन 1918 में यह आंदोलन वापस ले लिया। इन 2 घटनाओं के कारण गांधी जी को हर कोई जानने लगा था और वह एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे थे।
उसके बाद सन 1918 में ही उन्होंने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के वेतन को बढ़ाने के लिए एक और आंदोलन जारी किया। फिर उनकी मध्यस्थी से मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच का यह मामला सेटल हो गया। सन 1919 में गांधी जी ने एंटी रोलैट बिल्स सत्याग्रह लॉन्च किया, जो एक बहुत ही मास मूवमेंट था। तो अब हम रोलैट एक्ट को समझेंगे। भारत में बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलन को देखकर गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने सिडनी रोलैट की प्रेसिडेंटशिप में एक रोलैट कमेटी बनाई और इन बढ़ते मूवमेंट्स के साथ इफेक्टिवली डील करने के लिए कुछ लॉज बनाए। अप्रैल 1918 में रोलैट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और 2 में से 1 बिल पास हो गया। तो क्या था वो बिल जो पास हो गया? चलिए देखते हैं। मार्च 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का बिल पास हो गया। इस लॉ के तहत गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने की परमिशन के साथ साथ काफी सारी पावर्स मिली। तो गांधी जी ने इस एक्ट को यह कहकर क्रिटिसाइज किया कि यह एक्ट स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विध्वंसक और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन था। इस सत्याग्रह के पहले चरण में वॉलंटियर्स ने अपनी गिरफ्तारी देकर इस कानून की औपचारिक अवज्ञा की। 6 अप्रैल 1919 को इसके दूसरे चरण में पूरे देश भर में स्ट्राइक या हड़ताल होने लगे। इसके बाद बॉम्बे, अहमदाबाद और कई दूसरी जगहों पर मास प्रोटेस्ट और मॉब वायलेंस हुआ था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण सत्याग्रह ने अपनी गति को खो दिया था। लेकिन इसने कांग्रेस को नई विचारधारा, रणनीति और नए लीडर्स के साथ एक नेशनल बॉडी में बदल दिया। तो सन 1917-18 से भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। गांधी जी अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे और लोगों को जीने का और अपने हक को शांतिपूर्वक हासिल करने का एक नया रास्ता दिखाया। गांधी जी ने हमेशा से ही एक अखंड भारत का सपना देखा था। आज भी हर दफ्तर, स्कूल, पुलिस स्टेशन और न्यायालय उनकी तस्वीर के बिना अधूरा है। पर क्या उनका अखंड भारत का यह सपना पूरा हुआ? अगर नहीं तो क्यों नहीं? हमें हमारी सोच और रहन सहन में ऐसा क्या बदलाव लाना चाहिए जिनसे हम उनका यह सपना पूरा कर सके? और अगर हाँ, तो आज भी लोग जाति, धर्म, रीजनल बाउंड्रीज को लेकर क्यों लड़ते हैं और स्वतंत्र भारत में भी भेदभाव क्यों नजर आता है? सोचिए, जवाब आपके भीतर ही है। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।